नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अजय मौर्य और स्वागत है आप लोगों का गुरुकुल स्टडी अड्डा में। साथियों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 9 गणित का पाठ योजना लेकर के आया हूं। तो आप लोगों को बताना चाहता हूं कि अगर आप और पाठ योजना देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, जा कर के देख सकते हैं। तो सर्वप्रथम ऊपर आपको पाठ योजना संख्या लिखनी होती है। फिर उसके नीचे साथियों आपको उस विद्यालय का नाम लिखना होता है जिस विद्यालय में आप शिक्षण कार्य के लिए जाते हैं। फिर उसके नीचे आपको 5 कॉलम बनाने होते हैं: दिनांक, कक्षा, विषय, चक्र और अवधि का। दिनांक के नीचे साथियों आप उस तिथि को अंकित करते हैं जिस तिथि में शिक्षण कार्य करते हैं। जिस कक्षा को पढ़ाते हैं कक्षा के नीचे लिख देते हैं, जिस विषय को पढ़ाते हैं विषय के नीचे लिख देते हैं, और जो घंटी होती है उसको आप चक्र में लिख देते हैं, और जो उसकी अवधि होती है आप अवधि में लिख देते हैं। फिर उसके बाद साथियों आपको लिखना होता है प्रकरण। साथियों, आज का जो हमारा प्रकरण है एक चर राशि में रैखिक समीकरण। प्रकरण का नाम है एक चर राशि में रैखिक समीकरण। प्रकरण के नीचे साथियों सामान्य उद्देश्य लिखा जाता है, और सामान्य उद्देश्य जो होता है वह विषय से संबंधित होता है। तो सामान्य उद्देश्य क्या है साथियों? नंबर 1, बच्चों में गणित विषय के प्रति रुचि जागृत करना, और नंबर 2, बच्चों को गणितीय तथ्यों का ज्ञान कराना। नंबर 3, बच्चों में सोचने, समझने, तर्क करने की क्षमता को विकसित करना। नंबर 4, बच्चों को दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता को बताना। और नंबर 5, बच्चों की बौद्धिक क्षमता का विकास करना। यह सामान्य उद्देश्य था साथियों। सामान्य उद्देश्य के ठीक नीचे हम लिखेंगे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होता है वह प्रकरण से संबंधित होता है। विशिष्ट उद्देश्य में देखिए नंबर 1 है बच्चों को रैखिक समीकरणों से अवगत कराना। नंबर 2, बच्चों को रैखिक समीकरणों के अनुप्रयोगों से अवगत कराना। विशिष्ट उद्देश्य के ठीक नीचे शिक्षण विधि लिखा जाएगा। शिक्षण विधि में है प्रश्नोत्तर विधि, उदाहरण विधि और स्पष्टीकरण विधि। शिक्षण विधि के बाद हम लोग सहायक सामग्री लिखेंगे। सहायक सामग्री में देख लीजिए क्या है साथियों, विभिन्न कक्षापयोगी आवश्यक सामग्री, अर्थात जो TLM आप बना करके ले जाएंगे उसको आप सहायक सामग्री में दर्शाएंगे। फिर उसके नीचे आपको बच्चे का पूर्व ज्ञान लिखना होगा। बच्चे चर राशि, अचर राशि तथा समीकरण के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। यह बच्चे का पूर्व ज्ञान हो गया। अब पूर्व ज्ञान पे आधारित आप क्या करेंगे? प्रस्तावना प्रश्न करेंगे। तो अगली हेडिंग हम डालेंगे प्रस्तावना पे। इसमें हमको 3 कॉलम बनाने होंगे: क्रम संख्या, छात्राध्यापक क्रिया और छात्र क्रिया। यहाँ पहला क्वेश्चन करेंगे किसी एक बच्चे को खड़ा करके कि चर और अचर राशि को विभिन्न चिन्हों द्वारा किसी प्रतिबंध के आधार पर रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? एक बार फिर सुनिए, चर और अचर राशि को विभिन्न चिन्हों द्वारा किसी प्रतिबंध के आधार पर रखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? छात्र बताएंगे उसको समीकरण कहते हैं। अब अगला प्रश्न दूसरा किसी दूसरे बच्चे से करेंगे कि निम्न समीकरण में 2x + 5 = 15 में चर राशि बताओ। तो छात्र बताएंगे x। अगला प्रश्न करेंगे कि चर x की घात बताओ। तो छात्र बताएंगे 1 घात। आगे बढ़ेंगे और चौथा प्रश्न करेंगे कि ऐसा समीकरण जिसकी घात 1 हो को क्या कहते हैं? छात्र मौन हो जाएंगे। यही समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न होने के बाद अब हम उद्देश्य कथन कहेंगे। उद्देश्य कथन में बच्चों आज हम लोग एक चर राशि में रैखिक समीकरण का विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद साथियों आपको हेडिंग डालनी होगी प्रस्तुतिकरण का। प्रस्तुतिकरण में आपको 3 कॉलम बनाने होंगे: शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन और छात्र कथन। यहाँ देखिए शिक्षण बिंदु में पहला शिक्षण बिंदु है रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन। रैखिक समीकरण बच्चे से प्रश्न करेंगे कि रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? छात्र मौन हो जाएंगे। अब स्पष्टीकरण में छात्रों को बताएंगे। स्पष्टीकरण देखिए क्या है, एक ऐसा समीकरण जिसमें एक ऐसा बहुपद हो जिसकी घात 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। एक ऐसा समीकरण जिसमें एक ऐसा बहुपद हो जिसकी घात 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे पहला देखिए 3x - 5 = 2। यहाँ देखिए चर x की घात कितनी है? यहाँ 1 है। दूसरा है 8x - 9 = 7x। यहाँ देखिए x की 1 घात, यहाँ भी x की 1 घात। तो ऐसे समीकरण को रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस कहते हैं।
छात्र ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे, छात्र कथन में लिख देंगे। आगे देखिए साथियों, पक्षांतर क्या होता है। पक्षांतर प्रश्न करेंगे, पक्षांतर का क्या अभिप्राय है। छात्र मौन हो जाएंगे। अब स्पष्टीकरण में बताएंगे कि समीकरण में जब पदों की समता के चिन्ह बराबर के एक पक्ष में से दूसरे पक्ष, एक पक्ष से दूसरे पक्ष की ओर ले जाए जाते हैं तो इस क्रिया को पक्षांतर कहते हैं। अर्थात साथियों, जब हम समीकरण में एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, इसी को हम क्या कहेंगे, पक्षांतर कहेंगे। अब यहाँ देख लीजिए, आगे और डिटेल बताया जाएगा उदाहरण से। देखिए, छात्र ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। तो उदाहरण से बताया जा रहा है, देखिए 5x बराबर 4x धन 2। 4x को दाहिने पक्ष से बाएं पक्ष में लाने पर, अब ये जो दाहिने पक्ष का 4x है इसको पक्षांतर करेंगे और लाएंगे बाएं पक्ष में, तो चिन्ह बदल जाएगा। तो हो जाएगा 5x ऋण 4x बराबर 2। तो 5x में 4x घटा देंगे तो केवल 1x मिल जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा। 1x बराबर 2 अर्थात x बराबर 2 हो जाएगा। पक्षांतर के नियम, पक्षांतर के नियम। तो यहाँ देखिए प्रश्न करेंगे। प्रश्न क्या है साथियों, पक्षांतर करते समय चिन्ह बदलने के क्या नियम हैं। पक्षांतर जब किया जाता है तो चिन्ह में परिवर्तन होता है और वह किस नियम पर होता है, तो उसको यहाँ हम बताएंगे। छात्र मौन हो जाएंगे, स्पष्टीकरण से में बताएंगे कि एक पक्ष अर्थात बाएं पक्ष से दूसरे पक्ष, दाएं पक्ष में या दाएं से बाएं पक्ष में चिन्ह निम्न तरीके से बदलते हैं। छात्र ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। किस नियम से बदलते हैं, यहाँ देख लीजिए। बायां पक्ष लेफ्ट हैंड साइड, दायां पक्ष राइट हैंड साइड। बाएं पक्ष से दाहिने पक्ष में जाते हैं तो प्लस का क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। माइनस का प्लस हो जाता है, भाग का गुणा हो जाता है और गुणा का भाग हो जाता है। आगे बढ़ेंगे साथियों। समीकरण हल करने का नियम हमारा शिक्षण बिंदु है। प्रश्न करेंगे, समीकरण हल करने का क्या नियम। छात्र मौन हो जाएंगे, स्पष्टीकरण में बताएंगे। स्पष्टीकरण क्या बताएंगे, देखिए यहाँ समीकरण के बाएं और दाएं पक्ष में एक समान राशि जोड़ने पर समीकरण अपरिवर्तित रहता है। समीकरण के बाएं और दाएं पक्ष में एक समान राशि जोड़ने पर समीकरण अपरिवर्तित रहता है। और दूसरा क्या है, समीकरण के बाएं और दाएं पक्ष में एक समान राशि घटाने पर समीकरण अपरिवर्तित रहता है। अर्थात दोनों पक्षों में यदि कोई राशि आप जोड़ते हैं तब समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि दोनों पक्षों में कोई राशि घटाते हैं तब भी समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आगे देखिए, छात्र ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। छात्र ध्यान से सुनेंगे, छात्र ध्यान से सुनेंगे। आगे देखिए साथियों क्या है, तीसरा, समीकरण के दोनों पक्षों में एक समान अशून्य राशि का गुणा करने पर समीकरण अपरिवर्तित रहता है। अर्थात समीकरण के दोनों पक्षों में अशून्य राशि अर्थात शून्य नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 कोई भी राशि हो, उससे अगर गुणा करते हैं तो समीकरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। चौथा, समीकरण के दोनों पक्षों में एक समान अशून्य राशि से भाग देने पर समीकरण अपरिवर्तित रहता है। दोनों पक्षों में अगर अशून्य राशि से भाग देते हैं शून्य को छोड़ करके तो भी समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण देखिए, 12x धन 4 बराबर 4x धन 28। अब इसको दो विधियों से हल किया जाएगा। तो यहाँ देखिए, प्रथम विधि में क्या है, समीकरण के दोनों पक्षों में 4 घटाने पे, यहाँ देखिए बाएं पक्ष में धन 4 दिखाई दे रहा है तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 4 घटा देंगे। तो दोनों पक्षों में 4 घटाएंगे, देखिए यहाँ ऋण 4 धन 4 था, ऋण 4 हो जाएगा, यहाँ भी ऋण हो जाएगा, इससे यह कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए 12x बाएं पक्ष में बराबर, यहाँ देखिए 4x और 28 में से 4 घटाएंगे 24 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 4x, समीकरण के दोनों पक्षों में 4x घटाने पे, क्योंकि दाहिने पक्ष में 4x है, वो समाप्त कब होगा, जब 4x घटा देंगे। तो 4x घटाने के लिए अब बाएं पक्ष में भी ऋण 4x लिख दिया, दाहिने पक्ष में भी लिख दिया गया है। अब दाहिने पक्ष में देखिए धन 4x ऋण 4x से कट जाएगा। अब बाएं पक्ष में 12x में से जब 4x घटा देंगे तो 8x बराबर 24। अब समीकरण के दोनों पक्षों में 8 से भाग देने पर, 8 से भाग दे दीजिए तो 8x बटे 8 हो जाएगा, यहाँ 24 बटे 8 हो जाएगा। तो 8 से 8 कट गया, x बराबर 8 त्रिक के 24, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
अब इसको दूसरी विधि से देखिए, पक्षांतर वाली विधि। दूसरी विधि क्या है, 12x-4 बराबर 4x-28। क्या करिए, पक्षांतर करिए। पक्षांतर में क्या करना है, इस 4x को लाइए बाएं पक्ष में, अब ये 4 को ले जाइए दाहिने पक्ष में। तो 4x जब बाएं पक्ष में आएगा ऋण 4x हो जाएगा, और धन 4 दाहिने पक्ष में जाएगा तो ये ऋण 4 हो जाएगा। 12x में से 4 घटाएंगे तो 8x हो जाएगा, 28 में से 4 घटाएंगे तो 24 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 24/8। 8x बराबर 24, तो x बराबर 24/8, क्योंकि 8 का x में गुणा है और दाहिने पक्ष में जाएगा भाग हो जाएगा। 8 तिरिक के 24, 3 बार में कट जाएगा। x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब इसके बाद बोधात्मक प्रश्न आ गया। बोधात्मक प्रश्न क्या है, नंबर 1 हल करो 2x-8 बराबर x ऋण 11 x ऋण 10। दूसरा हल करो 3x-7 बराबर 26, और तीसरा हल करो 8x-21/4 बराबर 3x-6। फिर मूल्यांकन प्रश्न है। पहला प्रश्न है 2x-6 बराबर x ऋण 8 को हल करो। दूसरा 3x बराबर 20 ऋण 5 को हल करो, और तीसरा 2 कोष्टक में x-1 बराबर 1/3 कोष्टक में x ऋण 5 को हल करो। इसके बाद साथियों श्यामपट्ट कार्य दे देंगे कि श्यामपट्ट छात्राध्यापक छात्रों से श्यामपट्ट कार्य उतारने के लिए कहेंगे। निरीक्षण कार्य दे देंगे, जब छात्र श्यामपट्ट कार्य को कापी में उतार रहे होंगे तब छात्राध्यापक कक्षा में घूम घूम कर उनकी कापियों का निरीक्षण करेंगे। तो श्यामपट्ट कार्य के बाद क्या होगा, निरीक्षण कार्य होगा। निरीक्षण कार्य में छात्राध्यापक कक्षा में टहलेंगे, घूमेंगे और उनके छात्रों की कापियों का क्या करेंगे, निरीक्षण करेंगे। यदि उनको कोई समस्या होगी तो उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ देखिए गृह कार्य दे दिया जाएगा, निम्न प्रश्नों को हल करके लाना है। पहला प्रश्न देखिए x-1/3 बराबर x-2/5। दूसरा है 3x-2 बराबर 2x-7। तीसरा है 5x-2 बराबर 27। गृह कार्य अब नीचे देखिए हस्ताक्षर पर्यवेक्षक हो जाएगा, फिर हस्ताक्षर छात्राध्यापक हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त हो रहा है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। अब ऐसे ही यूजफुल अगर वीडियो आप पाना चाहते हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाइएगा। और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ जा कर के देख पाएंगे। धन्यवाद।